This is me, Vaba Mundra, and I have passed this recent FMG examination 2025 with 179 marks. I have tried to make a new podcast series on my channel where I'll be taking you to Gautam Nagar, the hub for NEET PG and FMG students, and I'll be talking to various teachers and doctors of different specialities and different subjects, and I'll be trying to know their input on the FMG examination, the preparation, the strategies, and the journey, and much more. So sit back, relax, and watch this video till the very end. So guys, I'm at DAMS and this is the OG DAMS faculty. Pharmacology के गुरु है ये and Dr. Sir Dinesh Yadav. Okay, so Hello everyone. yeah, and so first of all I want to ask कि सर जो आप फार्माकोलॉजी पढ़ाते हो, इतने निमोनिक्स आप जो बनाए हैं वो आपने कैसे बनाए हैं? See, it's a continuous process. Basically, whenever we teach, every time we are also learning. तो एक टीचर की लर्निंग साथ साथ चल रहा है. हाँ. तो होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए भी लगता है कि टफ होगा स्टूडेंट के लिए इसको याद करना. तो बेटर रहेगा कि इसके लिए कुछ ऐसा तैयार किया जाए कि बच्चे के लिए आसान हो जाए. वो मेरे लिए भी आसान है. हाँ. और वो बच्चे को भी समझ में आ गया. तो इट्स ए डबल बेनिफिट कि आपको भी मेहनत कम करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम समझाने के लिए, याद कराने के लिए, और बच्चे के लिए भी बेनिफिट हो गया कि उसको इजीली याद हो रहा है. और मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप निमोनिक्स दूसरे के फॉलो करो. आप अपनी स्टाइल में निमोनिक्स बना सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो या आपको उनसे अच्छा समझ में आए. तो दिस इज जस्ट एन आर्ट जो कि विद द टाइम डेवलप हो जाती है. आप एक चीज़ करते रहते हैं तो उससे लिए. सर एक्चुअली ऐसा हुआ भी. अब जैसे कि हमने मेन क्लासेस लिया था 3-4 दिन का आपका जो क्लास होता है फार्माकोलॉजी का. उसके बाद इवेंचुअली थोड़ा अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो मैं भी थोड़ा भूल गया था, बहुत सारी चीज़ भूल गया था फार्माकोलॉजी का. फर्स्ट क्लास हुआ था हम लोग का फार्माकोलॉजी में जून में आती, तो दिसंबर आते आते बहुत सारी चीज़ भूल गया था. बट फिर जब आपका डीएफएक्स हुआ तो बहुत सारा चीज़ रिकॉल हुआ. नवंबर 15 के अराउंड आपका डीएफएक्स हुआ तो बहुत सारा चीज़ रिकॉल हुआ. और आपने डीएफएक्स में काफ़ी फोटोज ऐड किया हुआ था अपने नोट्स में, तो वो कैसे किया फिर? सी एक्चुअली फार्मेक अगर देखा जाए तो बड़ा लेंदी सा सब्जेक्ट है जिसमें कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि उसको कंटिन्यूसली याद रख लेना. बिकॉज अगर आप आज पढ़ रहे हैं उसको 5 महीने बाद आपको रिकॉल करना है. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो मुझे लगता है कि फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ही हेल्पफुल है. उससे क्या होता है कि आपको एग्जाम में ना वो इमेज दिखता है कि यार सर ने एक लेडी बनाई थी बड़ी ओबीज सी फैट लेडी, और उस फैट लेडी, और फिर सर ने बताया कि इसके लिए एंटी ओबेसिटी ड्रग ये हो सकती है. तो आई थिंक इट्स बेटर टू रिकॉल विद द फोटोजेनिक मेमोरी. अब मेन नोट्स में हम इसलिए फोटो ज़्यादा नहीं डालते हैं कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है. हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स बनाओ आप, और जब रिकॉल का टाइम आया, रिवीजन का टाइम आया, तो हमारा फोकस है कि अब याद करने वाला टाइम है. तो उसको फिर याद करने के लिए हम इमेज बेस्ड फोटोजेनिक मेमोरी थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. अच्छा, ओके. सो सर अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन एफएमजी स्टूडेंट्स देखेंगे, अभी जैसे जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये कैसा अप्रोच रहना चाहिए? जो 5-6 मंथ्स उनका जो मोस्ट क्रूशियल पीरियड है जो हमारा रह चुका है अभी, वो कैसे प्रिपेयर करना चाहे, बेटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, उसके बारे क्या बोलेंगे? सी अभी का जो ये एग्ज़ाम होगा, जो जून में एग्ज़ाम होता है, एज पर मेरा जितना नॉलेज है इसमें रिपीट वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं. मोस्टली ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ यूनिवर्सिटी से आए होंगे जो फर्स्ट टाइम अप्रोच करेंगे. अदरवाइज मोस्टली वो एक बार एग्जाम दे चुके हैं. तो मेरा ये मानना है कि विदाउट चेंजिंग द सोर्स आप अपनी, क्योंकि 1-2 बार आपने नोट्स पढ़े हैं, आपने मेहनत की है, नोट्स बनाया है, अब उस नोट्स को आप रिवाइज करो. अब देखिए, आपको अगर सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आया तो आप उस सब्जेक्ट का क्लास करो और उसको समझो. द फर्स्ट अप्रोच इज ऑलवेज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स. द सेकेंड थिंग इज टू रिमेंबर द थिंग्स. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बना है तो इट इज स्टिल यू आर हैविंग द टाइम फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. यू कैन बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट्स अगेन, देन यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स. बट क्योंकि अब आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो मेरी स्ट्रेटजी में सब बच्चों को बोलता हूँ कि अभी आप क्लास में आते हो, आप पढ़ के आओ ना. यू हैव द नोट्स. आपको पता है कि सर कल एएनएस पढ़ाने वाले हैं, आप एएनएस पढ़ के आइए. यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग. आपको सब्जेक्ट पहले से पता है कि सर ने ये दवाई लिखा हुआ है, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, आप उसको समझना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए. तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच इज बेटर इन दिस एग्जाम. जब आपने एक बार पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम आप प्रोस्पेक्टिव चलते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो, अभी आप रेट्रो चलो, पढ़ के आइए, क्लास में सुनिए और उसको समझिए और रिकॉल करिए, आंसर दीजिए, और इवनिंग के टाइम पे जाके आप एमसीक्यू सोल्व करिए. जितना एमसीक्यू में गलती होगा
आप उस समझ लो कि वो टॉपिक अभी आपका सही नहीं है, उसको फिर से रिवाइज करिए। तो अपनी गलतियां सुधारने का सेकंड टाइम में एक अच्छा मौका मिल जाता है, बिकॉज नोट्स आपके बने हुए हैं, आप अच्छे से समझ चुके हो, और समझने का मौका है और गलती सुधारने का मौका है। ये एग्जाम बेसिकली सिखाता है कि गलतियां कम करो, जितनी गलती कम करोगे उतना आप जल्दी पास हो जाओगे, उतने अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे आप। तो ये गलतियां उसी चीज़ के लिए आपको बना हुआ है कि एक बार आपने गलती कर ली, अब दोबारा करने का टाइम नहीं है। ओके तो सर ये चीज़ बहुत बेटर है उनके लिए, जैसे जो बच्चे डैम्स ऑलरेडी पिछले बार ज्वाइन कर रखे थे, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि वापस नोट्स बनाए या उसी नोट्स पे आपका क्लासेस अटेंड करे? नोट्स नहीं बनाए अगर उसके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, हाँ। लेकिन नोट्स लेके आए। अब नोट्स नहीं बनाओगे तो होता क्या है कि फिर आप थोड़े सडेट हो जाते हो क्लास में, हाँ। आप एक्टिव नहीं हो क्योंकि आपकी फाइन मोटर स्किल्स यूज ही नहीं हो रही हैं। तो आप नोट्स लाओ, मार्कर साथ में लेके आओ। जब सर बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, साथ में मार्क करो। हाईलाइट। उससे आपको ये भी लग रहा है कि आप लिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी भी सेव कर पा रहे हैं और आपके पास नोट्स भी वही हैं। आपकी मेमोरी में एक तरह से रिइंफोर्समेंट हो रहा है, आप सेम चीज़ को वापस ले रहे हो। हाँ। लेकिन साथ में आप कुछ ना कुछ उसमें लिखते चलो, चाहे एक लाइन लिख लो, चाहे मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी उसमें लिखते चलो, तो उससे आपको वही नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जो बच्चे डैम्स के हैं उनके पास तो नोट्स ऑलरेडी हैं। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज के नोट्स इस बैच में सेम ही होते हैं। हाँ। हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि जून वाले बैच में अपडेट करते हैं, ताकि जो नया बच्चा आ रहा है उसको ये प्रॉब्लम ना आए कि उसको नोट्स चेंज करने हैं। और अगर आप कहीं से भी पढ़े हुए, देखिए सब्जेक्ट नहीं बदलता है, सब्जेक्ट नहीं बदलता है। मैं तो उनको भी सलाह देता हूँ कि आप कहीं से पढ़ लिए और आप फिर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप अपने नोट्स पढ़ के आओ और फिर मेरे नोट्स बना लो। उससे क्या होगा कि आप पढ़ के आए हो तो आपको पता है कि हाँ इसमें ड्रग तो ये है, इसका मैकेनिज्म तो ये है, एक बेटर रिकॉल कर सकते हो आप। इट्स ऑलवेज बेटर टू कम विद द प्रॉपर प्रिपरेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेकंड टाइम। सेकंड टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले से माइंड मेकअप करके आना है कि आपको पढ़ के ही आना है, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। एंड सर अब उनके लिए ये क्वेश्चन है जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर या सिक्स्थ ईयर में, तो उनको अभी से कैसे अपना पढ़ाई कॉलेज में स्टार्ट कर देना चाहिए कि यहाँ आके फिर वो प्रेशर फील ना हो, कि थोड़ा लाइट माइंडेड रहे कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। वैसा आपके अकॉर्डिंग? सी मेरा ये मानना है द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी स्क्रीनिंग एग्जाम, द बेस्ट टाइम इज थर्ड ईयर। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हो तो आप उस एनवायरनमेंट में अकोमोडेट करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, नई जगह है, नया एनवायरनमेंट है, बड़ी ठंडी जगह आप चले गए इंडिया से, आपको एकदम से समझ में नहीं आ रहा, खाने का प्रॉब्लम है, तो वो सारा आप एडजस्ट कर लेते हो। सेकेंड ईयर में आप एक प्रोसेस में आ जाते हो, आपको आइडिया लगने लगता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये है, तो सेकेंड ईयर तक आप मेंटली फिट हो जाते हो कि अब मैं यहीं रहना है और अब मुझे इसको करना है। थर्ड ईयर इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करो। एंड मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में, कि सर फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करने चाहिए। तो आप फिजियोलॉजी से स्टार्ट करो, फिर आप फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी करो। अगर आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं ना, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और इसमें आप एक ऐड कर दो बायोकेमिस्ट्री, तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि आपने 4 सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लिए ना बेटा, तो ये मान के चलो कि आप 100 नंबर वाले बच्चे ऑलरेडी हो। लेकिन इनको स्टार्ट करो, उसके बाद में ऐड करते रहो। जैसे आपने थर्ड ईयर में टारगेट लिया 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर में 1-2, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो। होता क्या है कि हम सीधा टारगेट लेते हैं 19 सब्जेक्ट कर दूंगा, फिर वो हो नहीं पाता तो हम स्ट्रेस में आते हैं। तो बेटर है कि शॉर्ट टारगेट्स बनाओ कि मेरा अभी टारगेट है 2 सब्जेक्ट 1 साल में। 1 साल में 2 करना तो आसान है। 1 साल में 2 सब्जेक्ट करो, उसी पे फोकस करो, उसी के एमसीक्यूज पढ़ो। आपकी वहाँ की रूटीन की क्लासेस चल रही हैं, फॉलो दैट शेड्यूल। बट एफएमजी की तैयारी के लिए आप अलग से 2 सब्जेक्ट ले लो। जब भी टाइम मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा, जितना दिन भी आपको टाइम मिले, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं कहता हूँ आप 15 मिनट्स पढ़ो, बट डेली पढ़ो। एक दिन गलती से रह गया तो अगले दिन उस टाइम को यूटिलाइज करो कि यार कल नहीं किया था तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये 2-3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट 1 साल में किए तो आप सोचो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, आप अगर 2 सब्जेक्ट भी साल के करते हो तो 8 से 10 सब्जेक्ट करके आते हो आराम से। और 8 to 10 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई रोक नहीं सकता आपका एग्जाम पास। अगर आपके स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, हाँ। स्ट्रॉन्ग मीन्स आप अगर उसको 2 बार भी पढ़ के आए हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग तो कभी मेडिकल साइंस में आप ये नहीं कह सकते कि 100% आपको आता है, बट अगर आपने 2 बार उसको वहाँ रिवाइज कर लिया तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। और स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 100% किसी को नहीं आता है। आप मुझे भी बैठा दो, मुझे 100% नहीं आता, बट अगर आपको 80-90% आप स्कोर कर पा रहे हो, इट मीन्स दैट सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। अब सर
मेरा जर्नी ये है कि मैंने ऑलमोस्ट 17-18 सब्जेक्ट्स के वीडियोस वहाँ पर देख लिए थे, अपने कॉलेज टाइम पे देख लिया था, बट वो मेन वीडियो सारा देखा था हार्ड कॉपी में नोट्स बना के। बट यहाँ आने के बाद 6 महीना में मुझे वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं लग रहा था कि मैं मतलब इतना सारा नोट्स है, मैंने जो भी प्लेटफॉर्म बाहर का लिया तो बहुत एक पेटी नोट्स का आता है सबका। अब इतने सारे नोट्स को मैं कैसे वो 6 महीने में पढूं, तो मैंने डैम्स ज्वाइन किया, डैम्स का क्लासेस किया। तो अब वो नोट्स को कैसे कंसाइज करें, आप उसके बारे में थोड़ा बोलिए। जी, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स मत बनाओ जब आप बाहर हो, क्योंकि यहाँ आके आप डेफिनेटली नोट्स चेंज होने वाले हैं। हाँ। क्योंकि आपने थर्ड ईयर में जो नोट्स बनाया, आप सोचिए 3 साल बाद आप आ रहे हो यहाँ पे, आके आपने एक कोचिंग ज्वाइन किया, वो आपको बोलेगा कि ये नोट्स हैं लेटेस्ट, तो आप फियर में चले जाओगे कि वो पढ़ूं क्या ये पढ़ूं। कन्फ्यूजन ही नहीं रखो ना, आपका फोकस होना चाहिए कि वहाँ पे जब आप स्टडी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड एमसीक्यू सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। उससे क्या हो गया कि आपका सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ गई है। नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ो वहाँ पे, 6 महीने यहाँ के एग्जाम के लिए पढ़ो। अगर आपने 4 साल में 3 साल में वहाँ पे नॉलेज अच्छी खासी लेके आए हो, तो 6 महीने आप बैठ के आराम से उस नॉलेज को कंसाइज कर लोगे। एक बड़े प्यारी सी चीज़ आपको बताता हूँ, इतना पढ़ के आओ और यहाँ आके हमसे ये पूछो कि अब मुझे क्या छोड़ देना है, इसमें से ये नहीं पढ़ना, आप ये नहीं, एग्जाम के लिए अब हम आपको बताएंगे कि ये वाली चीज़ तुम एक्स्ट्रा पढ़ के आए हो, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ के आए हो, अभी इस पर फोकस करो। तो नॉलेज तो है, गलती से क्वेश्चन इधर उधर भी आएगा तो कॉन्सेप्ट तो लगेगा, लेकिन अब आप कंसाइज कर दो तो यहाँ से ऐसा फनल शेप में आएगा। इतना नॉलेज लेके आओ, एग्जाम के लिए तो इतना ही चाहिए, तो उसको आप बोलते हैं हमेशा फनल शेप में लेके आओ, कंसाइज। बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले मेन नोट्स बनाते हैं, लास्ट में डीएफएक्स पे आ जाते हैं। हम कहते हैं अब ये वाली तो जरूर आना चाहिए, उतना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो बना हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर से आएगा, सुना होगा तो आंसर आएगा। 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन सुना होगा तो सही ऑप्शन पे जाएगा आपका निगाहें कि यार मेरे को 2 में कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी नॉलेज से लग रहा है कि ऑप्शन ये बेटर है। और बेटर ऑप्शन ही निकालना आपको। 100% आप श्योर वहाँ होते नहीं है, 100% श्योर तो एग्जाम में आप होते नहीं है। बाहर आके आपको कोई बोलता सही था तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बस उसमें से बेस्ट निकालना है, बेस्ट निकालना आना चाहिए, एक स्किल डेवलप करनी है। उसके लिए एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, वहीं से स्टार्ट कर दो, वहीं से एमसीक्यू को प्रैक्टिस स्टार्ट करना। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आके पीवाईक्यू कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पीवाईक्यू सबसे पहले करो, वहीं से आप फार्मेक स्टार्ट करते हो ना, हाँ, आप पहले पीवाईक्यू करो। अच्छा, उससे आपको क्या पता चल गया, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता है टीबी पे क्वेश्चन आता है, माइग्रेन पे आता है, तो आप उस टॉपिक पे रुक जाओगे कि ये तो याद होना चाहिए यार, इस पे तो क्वेश्चन आता है। अब आपने रैंडमली स्टार्ट कर दिया, आपको यही नहीं पता कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा आपको। आप हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी बढ़ गई है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ मुझे इंटरनेट पे मिले, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, दीज आर 5 ईयर एमसीक्यूज, दीज आर ये। एंड कब तक डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद से एमसीक्यू सोल्व करो, खुद से डायरी बना लो, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। जो पीवाईक्यूज है उस टॉपिक्स को लिख लो, पीवाईटी बन गया पीवाईटीज। हाँ, क्यों पूछना है फैकल्टी से भी कि सर टॉपिक बताओ, खुद से बना लो। नीट पीजी एफएमजी आईएनआईसीटी तीनों के क्वेश्चन का डालो, सब कुछ यूट्यूब पे है। हमारे डैम्स के यूट्यूब पे आप देखो, हर साल के हम रिकॉल करते हैं। हाँ, टॉपिक बन गए आपके। डीवीटी के क्वेश्चंस भी है खुद से स्ट्रेटजी बनाओ ना, डिपेंडेंसी कम कर दो। जितना डिपेंडेंसी कम कर दोगे उतना स्ट्रॉन्ग माइंड बनेगा, उतने जल्दी आपको लाइफ में अचीव कर पाओगे जो आप सोच के बैठे हुए हो। हमेशा इस चीज़ को याद रखो। सर मेरा फार्माकोलॉजी पर्सनली मुझे लगता है कि वीक था, तो मैंने फिर यही किया। आपका 5 इयर्स करके एक वीडियो था जिसमें आपने नीट पीजी के पीवाईक्यूज किए थे, मैंने वो भी देखा। उसके बाद फिर एफएमजी वाला भी देखा, तो मुझे लगा कि हाँ एटलीस्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सही होगा तो ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड टाइप्स के लग भी रहे थे जो मैंने आपके टॉपिक्स से पढ़ा था वो वाले। तो भले अगर मेरा नोट्स नहीं पढ़ा हुआ हो रहा था, क्योंकि नोट्स का लैक ऑफ रिवीजन मेरा हो रहा था। फार्माकोलॉजी मेरा एक वीक सब्जेक्ट में था, भले मैंने मेन वीडियोस देखा था आपका और फिर डीएफएक्स भी देखा था, फिर भी मुझे उसमें डर लगता था क्योंकि ड्रग का नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा वैसा करके। तो पीवाईक्यूज मुझे हेल्प किया उस चीज़ में। सी एक्चुअली जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो एक फियर में रहता है कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, आपने एग्जाम दिया तो आप खुद सोचो कि आपको लगता है कि कहीं भी ऐसा था कि आपको दवाई का नाम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता कि आपको मेडिसिन का नाम रिकॉल करना पड़े। सामने ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है। रिकॉल तो तब करना जब आप पेशेंट को लिखोगे, तब मैं सोच सकता हूँ कि आपको टेंशन होगा कि मुझे दवाई का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन तब भी ऐसा कोई डॉक्टर आपने देखा होगा कि याद नहीं आ रहा, आ जाता है क्योंकि आप एक स्पेशलिटी में चले गए हो। आपको अपने आप उस मेडिसिन के बारे में नॉलेज बढ़ने लगती है। तो ये एक फियर है और ये एक मिथ है कि मुझे सारी दवाइयों के नाम आने चाहिए। सारी दवाइयों के नाम आना जरूरी नहीं है, फिर भी आपका एमसीक्यू ठीक होगा। द ओनली रीजन इज कि आपके सामने ऑप्शंस हैं।
आपने पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन दिखेगा तो माइंड पे क्लिक करेगा। सबको पता है कि सारी प्रिल एस इनिबिटर्स हैं, सारे सार्टन ARBs हैं, सफिक्स ही तो पढ़ के आप कर रहे हो, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि सर ये दवाई मैंने पढ़ी हुई है, सुना हुआ है। फर्स्ट टाइम सुनोगे तो टेंशन है, सुना हुआ होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं 2-4 बार सुन लो बस इन चीज़ों को, और सुन लिया तो वो फियर निकल जाता है। सारा फियर है, सब कुछ डर है, उस डर को ओवरकम कर लिया तो आप निकाल लोगे एग्जाम। एंड फार्मेक तो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिसको फार्मेक से डर हट गया उस बच्चे का ये मान लो 10-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक होता है, क्योंकि ये तो हर जगह है। साइकेट्री में भी हम घुस जाते हैं, हम डर्मा में भी घुसते हैं, हम फिजियोलॉजी में घुसे हुए हैं, मेडिसिन में पूरा घुसे हुए हैं, तो हर पीडियाट्रिक्स में घुसे हुए हैं, हर जगह OBG के हम हार्मोन्स में घुसे हुए हैं। तो फार्मेक तो ऐसा है कि दवाइयों की नॉलेज है, जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छे डॉक्टर बनोगे, इसलिए होनी चाहिए, रिपीटेशन करते रहो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वहीं पे कर लो, और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना ज़्यादा पढ़िए। मैं कहता हूँ वहाँ से तुम 4 ही सब्जेक्ट भी करके आ रहे हो तो ये 4 करो। और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे फिर आपका क्या बोलना? अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग है तो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कभी भी क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहोगे। इसलिए पहले ये स्ट्रॉन्ग करो। FMG बच्चा बहुत बार ऐसा बोलता है कि सर मेडिसिन छोड़ दूं क्या? छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने 4 सब्जेक्ट किए में उसके बाद मेडिसिन उठाओ, आपको इजी लगेगा। पैथो और फार्मा का इंटीग्रेशन है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी इंटीग्रेट कर दो आप, काफ़ी कुछ मेडिसिन बन गया। उसके बाद तो आपको उस डिजीज के बारे में पढ़ा रहे हैं वो लोग, बाकी तो ट्रीटमेंट आपने सुन रखा है, उसकी पैथोलॉजी आपने सुन रखी है। 90% क्वेश्चन FMG में तो वहाँ से आएगा। और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो जरूर आ जाएगा आपको। हाँ। तो आपका टारगेट जो है हिट करने का बढ़ गया ना, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए बोल रहे हैं ज़्यादा नॉलेज आपने ली हुई है तो नुकसान नहीं कर सकती। जितनी नॉलेज आपने एक्स्ट्रा ली हुई है वो आपको नुकसान नहीं करेगी, आपको ऑप्शंस रूल आउट करने में हेल्प कर देगी। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें 100% श्योर नहीं है, लेकिन रूल आउट करके हम उसको क्लिक करते हैं और वो सही आ जाता है। सारा खेल तो यही है कि सर 100% तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। आप 300 में से 100 क्वेश्चन में तो कॉन्फिडेंट होते हो, और बाकी बचे हुए जो कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी उसमें से आप करते हो, उससे नहीं करते जाता एग्जाम। नहीं भी तैयारी करके जाओ तो भी 80-90 नंबर तो आ ही जाते हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि इतना तो कर ही लेता है बच्चा। तो इसलिए सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। रिवाइज करो बार बार, रिपीटेशन, इन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट। टीवी पे ऐड आता है ना पूरा दिन, पूरा IPL में एक ही ऐड चल रहा है पूरे दिन, तो आप शाम तक याद कर लेते हो कि भैया दांत में सेंसिटिविटी है तो सेंसोडाइन ही लाना है। ड्रीम 11 है। तो रीजन इज रीइंफोर्समेंट। ना चाह के भी आपको याद हो गया। सेम इन द सब्जेक्ट्स, अपने आप याद हो जाएगा। रिपीटेशन करते रहो। ये मत सोचो याद हुआ कि नहीं हुआ, वो तो जब ऑप्शन दिखेगा तो दिखेगा कि हाँ याद था। रिकॉल करने पे हो सकता है नहीं आ रहा हो, ऑप्शन देख के याद आएगा। इसलिए डर को निकाल दो, सबसे इंपॉर्टेंट है डर छोड़ दो। ये सोचो ही मत कि याद नहीं हो रहा, याद हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। उस टाइम दिखेगा तो सबकॉन्शियसली आप उसको रिकॉल कर पाओगे कि यार ये तो सुना है। बस उतना ही चाहिए एग्जाम के लिए, तो उतना ही चाहिए। बाकी तो धीरे धीरे हो जाएगा, सबको हो जाता है। आपको कौन सा अभी पूरा नाम याद करना जरूरी है? एक काम चलना चाहिए, एग्जाम में निकालना है, बस उतना ही चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, जो आपने एक तरीके से आंसर कर दिया है कि जो बच्चा अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहा है, मेजर सब्जेक्ट्स जो होता है वो 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहा है, बाहर जहाँ से भी पढ़ रहा है वहाँ से, यहाँ आने के बाद वो पास हो सकता है 6 महीनों में पूरा पढ़ के? आपके अकॉर्डिंग उसका क्या ठीक है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो लिटरली मतलब एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ के आए, लेकिन वो है कि फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। टोटल टाइम फिक्स है, आपको टोटल टाइम फिक्स है कि 6 महीने आपको दिल लगा के मेहनत करनी है। जितना अगर आप दिल लगा के 6 महीने मेहनत कर लोगे, निकाल लोगे। वी हैव मैनी स्टूडेंट्स जो कि 6 महीने में बेस्ट करके दिखाए हैं। बट द थिंग इज कि फिर उतना आप में वो कहते हैं ना कि होना चाहिए विल पावर कि 6 महीने में वो करके दिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम तो 6 महीने का ही है। लेकिन 6 महीने आप सोचो पूरा दिन बैठना, क्लास करना, फिर खुद से रिवाइज करना, तो इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। अब वो विल पावर सब में नहीं होती है, बहुत सेलेक्टेड बच्चे ऐसे होते हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि भैया वहाँ जितना कर सकते हो वो बेस्ट है। वो आपको यहाँ पे बर्डन कम कर रहा है। हाँ। तो अगर आपको बर्डन नहीं चाहिए, क्योंकि बर्डन आएगा तो घबराहट होगी, स्ट्रेस होगा, छोड़ भी दोगे। तो आधे बच्चे छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ जितना कर सकते हो तो बेस्ट है। नहीं कर पाए तो डेफिनेटली शुरुआत तो कभी ना कभी करनी है, यहाँ आके भी कर सकते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल जैसा तो कुछ होता नहीं है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। हाँ, डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और वहाँ पे क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय मेरा तो मानना ये है कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ के आओ। जो 4 सब्जेक्ट्स क्लिनिकल तुम कोशिश करो कि यहाँ पे आके क्लिनिकल चीज़ों को कोरिलेट करो, और यहाँ पे क्लिनिशियन से आपको पढ़ाएंगे
मेडिसिन सर्जरी आप पढ़ाओगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, रिवाइज करने का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए हम स्टार्ट भी करते हैं ऐसे सब्जेक्ट से जो थोड़े से टफ होते हैं, याद करने में मुश्किल होते हैं, हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं क्लास। हम फार्मेक से स्टार्ट करते हैं हाँ। कि याद कर लो यार, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। हाँ। तो इसलिए हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, करना पड़ेगा। अब सर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं एफएमजी के, वो ऐसा बोलते हैं, मतलब कुछ सिलेक्टेड ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि आई पास्ट जस्ट स्टडिंग 9-10 सब्जेक्ट्स और 12 सब्जेक्ट्स, आई पास्ट एफएमजी, या आई डिड ओनली पीवाईटीज पीवाईक्यूज एंड आई स्टिल पास्ट एफएमजी। तो उसके चक्कर में ये भी हो सकता है कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचे, तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए वही मैंने बताया ना कि लाइफ में जो भी आप सोचते हो वैसा पॉसिबल है, क्योंकि सोचता इंसान तभी है जब पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं हो इंसान सोचता ही नहीं है। आपका माइंड इसी तरह से डेवलप हो रखा है, सब कुछ पॉसिबल है लेकिन वो सही नहीं है, वो तुक्का है, सबका नहीं लग सकता, सबका नहीं लग सकता, किसी का लग सकता है। और हमें लगता है कि हमने 8-9 सब्जेक्ट पढ़े हैं, हो सकता है कि उसके बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उसने यहाँ के वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज थी, कहीं ना कहीं उसके बारे में। मैंने बताया ना, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखते हो आप। हो सकता है आपने वो सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो तो आपने दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको वहाँ क्लासेस जाते थे, आपकी यूनिवर्सिटी में जाते थे, हो सकता है आपने थोड़ा बहुत देखा हुआ हो, कुछ ना कुछ सुना होता है। हाँ। तुक्के में भी हम ये बोलते हैं ना, तुक्का लग गया। तुक्का मतलब कहीं ना कहीं आपने सबकॉन्शियसली वो चीज़ सुनी हुई थी, तभी तो आप लगा पाए ना ऑप्शन हिट। तो 8-9 सब्जेक्ट में पास हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता कि नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क पे है। अब जिसको रिस्क पसंद है तो करे, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो भैया 1-2 में तो चलो फिर भी मैं मान लूँ कि रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ आधे सब्जेक्ट करके तुम रिस्क ले रहे हो तो फिर बॉर्डर पे हो, रिस्क पे हो सकता है बॉर्डर के उधर जाओ, हो सकता है बॉर्डर के इधर रह जाओ। तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। एज ए गुरु तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं तो एंशियस पर्सनैलिटी हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि रिस्क मत लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि रिस्क ही कवर हो गया। हाँ, क्या वो लास्ट में एंजाइटी जो होता है हर बच्चे को, आपको लास्ट में काफ़ी बच्चे टेक्स्ट करते ही होंगे, तो उसमें मतलब जैसे मुझे भी एंजाइटी हो रहा था लास्ट में कि यार पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। जीटीज में मार्क्स 170-180 पे भी अगर स्टक हो रहे हैं तो लग रहा है कि फिर भी बॉर्डर लाइन पे जा रही है, कि अगर एग्ज़ाम टफ हुआ और इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा अलग था तो उसके बारे आप क्या बोलोगे? मतलब कि कैसे प्रिपेयर करे बच्चा एक एंड के मंथ के लिए भी? एक प्रोसेस है, स्ट्रेस तो होगा। अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा तो स्ट्रेस लेना चाहिए। इस बात का स्ट्रेस रखो कि स्ट्रेस नहीं हो रहा। जैसे एक बच्चा मेरे को बोला मेरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा, मैंने कहा इस बात का स्ट्रेस लो, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली बात है कि स्ट्रेस नहीं हो रहा है। स्ट्रेस तो आपके लिए स्टिमुलस है। स्ट्रेस होता है तो हम और पढ़ते हैं कि यार मुझे याद नहीं है, तो हम और एक्स्ट्रा रिवीजन कर लेंगे। तो स्ट्रेस होना तो जायज़ है, नॉर्मल बात है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओवर स्ट्रेस बेसिकली ओवर थिंकिंग से होता है। मैं कहता हूँ कि इतना एंगेज कर लो अपने आप को, टाइम टेबल इतना इस तरह से बना लो, एंगेज करके रखो अपने माइंड को कि ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। जितना ओवर थिंकिंग करोगे स्ट्रेस आएगा, ओवर स्ट्रेस आएगा। ओवर थिंकिंग आपको सारे जितने भी एंजाइटी, ऑब्सेशन, ये सारी ओवर थिंकिंग है। तो उसको रोकने का सबसे आसान तरीका है एंगेज, कि मेरा फिक्स टाइम है, ये 4 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे एमसीक्यू करूंगा, रात को जीटी करूंगा, कल ये करूंगा, इस टाइम पे डिस्कस करूंगा। पहले से माइंड एंगेज है ना, टाइम ही नहीं है सोचने का। इतने थक जाओगे पढ़ते ही नींद आ जाए। जैसे बच्चा कहता है नींद नहीं आ रही, थका लो ना ब्रेन को, नींद आ जाएगी। नहीं थकोगे तो नहीं आएगी। सोचो मत ना, जब नींद आ रही है तभी बेड पे जाओ। वो बेड पे गया, उसके बाद ओवर थिंकिंग कर रहा है, नींद उड़ गई, स्ट्रेस हो गया। तो पहले लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, थकाओ अपने आप को। नींद आ रही, वॉक करो ना, वॉक करते करते पढ़ो। आप नोट्स लो हाथ में, रूम पे वॉक करो। वॉक करोगे तो मसल्स फटीग आएंगी, थकेंगी। दिमाग तो पढ़ रहे हो, थक ही रहा है, पढ़ते ही नींद आएगा। तो अपने आप को हाइड्रेट रखो, अपने आप को थकाओ, एंगेज रखो, स्ट्रेस कम होगा। लेकिन स्ट्रेस थोड़ा बहुत होगा, वो होना भी चाहिए और वो नॉर्मल है, सबको होता है। हमें क्लास में आते हैं, हमें भी हो जाता है कि यार आज से स्टार्ट करना है, फिर से पढ़ाना है, तो ये तो यूजुअल है, पार्ट है। लेकिन डिसेंसिटाइज कर लो, एमसीक्यूज करते रहो, एग्जाम देते रहो। जितने जीटी दोगे डिसेंसिटाइज हो जाओगे, डर लगना बंद हो जाएगा। सीबीटी दो, सीबीटी दोगे तो वो सेटअप में गए ना, वैसे नहीं, तो डिसेंसिटाइज हो गए। जितना डिसेंसिटाइज, ट्रीटमेंट क्या है एंजाइटी का? डिसेंसिटाइजेशन। तो डिसेंसिटाइज कर लो अपने आप को, देते रहो एग्जाम। और सर
इसमें दो क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टार्टिंग से, जैसे अभी एफएमजी का हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग लिए हैं, तो स्टार्टिंग से कितना क्वेश्चंस हमें करना चाहिए और एंड तक कितना पे जाना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि जीटी कितना देना चाहिए। ये ना एक बड़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है कि एवरी माइंड इज़ डिफरेंट। आपका माइंड अलग है, मेरा माइंड अलग है, सबका एक अलग माइंड है। इसमें ना इंडिविजुअल स्ट्रेटजी काम करती है, जनरलाइज नहीं करती है। लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि चलो ये 300 एमसीक्यू करता मैं भी 300 करूँगा। नहीं, हो सकता है आपका थ्योरी पहले से स्ट्रांग हो तो आप एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करोगे। अगर मेरा थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो मैं ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करूँगा। तो इसलिए इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बनाओ। आपको ये करना चाहिए कि आप देखो कि आपको सब्जेक्ट आता है तो क्वेश्चन ज़्यादा करो, सब्जेक्ट कम आता है तो क्वेश्चन कम करो, पहले सब्जेक्ट पे करो। तो जितना इंडिविजुअली प्लान करो, बट हाँ डेली प्रैक्टिस करो। और नंबर ऑफ एमसीक्यू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, किस तरीके से आपने एमसीक्यू किया है। हर ऑप्शन को सोचो, हर ऑप्शन को सोचो। चाहे 50 एमसीक्यू करो, लेकिन 50 में 4 ऑप्शन को भी आपने सोचा है तो आपने 200 एमसीक्यू कर दिया डायरेक्टली। बच्चा क्या करता है, नंबर पे कि मैंने ये किया, इतने सही हो रहे, इतने गलत हो रहे, प्रैक्टिस हो गया। ये प्रैक्टिस ही नहीं है। वो गलती तो आप एग्जाम में भी सेम करोगे, जो आज गलत हुआ तब भी होगा। हर क्वेश्चन को एनालिसिस करो, एवरी क्वेश्चन। वो सही भी हुआ है तो भी एनालिसिस करो कि तुक्के से सही हुआ है कि सही में सही हुआ है। उससे मिस्टेक्स पता चलेंगी, गलतियां पता चलेंगी, टॉपिक को एनालाइज कर पाओगे। तो क्वालिटी ऑफ एमसीक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द क्वांटिटी। तो 50 कर लो, अगर आप नंबर ही चाहिए तो मैं बोलता हूँ 50 अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंटली 50 करते रहो। अगर आप कंसिस्टेंटली 50 करते हो तो आपने 5-6 महीने में सोच लो 10,000 एमसीक्यू कर दिए हैं। और 10,000 एमसीक्यू कोई बच्चा अगर कर ले, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है। हाँ, हर टॉपिक का एक भी कर लिया, सोचो 10,000 टॉपिक कवर कर लिया आपने, तो मोर देन सफिशिएंट है। बट हाँ, कंसिस्टेंटली डेली करना है, डेली करना है। 40-50 एमसीक्यूज मिनिमम करना चाहिए आपको। ओके। और जीटी इसका मिनिमम कितना जीटी देना चाहिए किसी जीटी आपको जितना ज़्यादा दे सकते हो बेस्ट है। जैसे आपने बताया डिसेंसिटाइजेशन, क्योंकि वो आपकी एंजाइटी को कम करता है। लेकिन जीटी आपको तभी देना चाहिए जब आपको लग जाए कि अब मैं जीटी के लिए तैयार हो गया हूँ, एटलीस्ट 1-2 महीने बाद में। लेकिन जो अब जैसे रिपीट वाला है तो वो स्टार्ट कर सकता है जल्दी भी, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको 4-5 सब्जेक्ट पे होल्ड होना चाहिए। फिर आपको एनालिसिस करने का भी तो टाइम चाहिए ना उसको, कि भैया गलत कहाँ हो रहा है, कौन से टॉपिक्स में अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, तो उसको एनालिसिस करो। तो जीटी जितने दे सकते हो बेस्ट है। जितना जीटी, मॉक टेस्ट, सीबीटी जितना कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। उसमें कोई, लेकिन उसको एनालिसिस करना, उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको जीटी दे के स्ट्रेस होता है तो मैं कहता हूँ मत दो भाई अभी, फिर आप पहले उसको स्ट्रेस को दूर करो, फिर जीटी दो। सर बहुत लोग एंड में मतलब बहुत सारे बच्चों का वीडियोस एंड में आ जाता है कि अभी हमारे एग्जाम 12 जनवरी को था, तो बहुत सारे बच्चे का 25 दिसंबर से वीडियोस आ रहा था जो पास आउट हो चुके हैं कि लास्ट के मतलब जनवरी मंथ में अब कोई जीटी मत दो, अब उसी को पढ़ो। तो इसके बारे मतलब कैसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आई एग्री विद दिस। लास्ट के 1 हफ्ते तो कम से कम आप कोई टेस्ट मत दो, क्योंकि आपने जो पढ़ा है 1 हफ्ते में आप स्ट्रेस ले लोगे। गलती से मान लो कि आपने जीटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आपने तो स्ट्रेस ले लिया, जबकि आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से किया हुआ है। बट हो सकता है वट एवर द रीजन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आप स्ट्रेस लेके बैठ जाओगे। लास्ट के 10 डेज कोई अपने आप का एनालिसिस मत करो। मान लो कि आपने पढ़ा है, जस्ट रिवाइज। उस टाइम पे नो एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली योर नोट्स शुड बी रिवाइज्ड। तो लास्ट के 7 से 10 दिन सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करो, जो रिवाइज करने के लिए आपने रखे हुए थे, जो टॉपिक्स आपने सोचे हुए थे, गलतियां कर रखी थी, आपकी डायरी रखी थी जिसमें आपको पता है ये टॉपिक्स बार बार आते हैं, इसमें गलतियां होती हैं, ये भूल जाता हूँ, उनको रिवाइज करो। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लास्ट के 7 से 10 दिन बिल्कुल नहीं, जीटी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर डैम्स का ही लास्ट में 20 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा था, वो 8 जैन को मैंने देखा था, और वो ऑब्स का देखा था मैंने, और फिर उसमें 20 क्वेश्चंस में से मेरे 10-12 ही सही हो रहे थे, और मैं अलग डिप्रेशन में चला गया कि यार लगता है ऑब्स गई नहीं, ढंग से पढ़ा नहीं है मैंने। तो ये तो हुआ था मेरे साथ भी। वो होता है, इसलिए हमने लास्ट में, इसलिए हमने प्रेडिक्टर सीरीज चला रही थी। हाँ। कि उसमें हमने क्वेश्चन हम खुद ही सोल्व करा रहे थे। हाँ। तो वो देखो ना, उससे आपको आइडिया लग रहा है कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और सामने आपको प्रोफेसर खुद ही सोल्व करा रहा है कि ये आंसर ये है, ये आंसर ये है। तो आप रिकॉल ही कर पा रहे हो। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यूट्यूब पे ही था, वो पूरा लाइव वीडियो हुआ था, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने देखा। हाँ, तो उससे आपको लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना कि आप खुद एमसीक्यू ग्रांड टेस्ट दोगे, उससे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा आपको। तो इसलिए अवॉइड करो तो बेटर है उस टाइम पे टेस्ट देना। अब उन बच्चों के बारे में आप बोलिए जो रिपीटर्स हैं और अभी कोई भी रीज़न से 140-145 पे स्टक हो गए, तो अब कैसे वो 170, 180 या 190 मतलब ज़्यादा मार्क्स से पास हो, नॉट जस्ट देयर गोल शुड बी लाइक 150, आप मतलब
कैसे बोलोगे उसको? जो सब्जेक्ट उन बच्चों के वीक थे, क्योंकि 140 145 लाए, मतलब पक्का 2-4 सब्जेक्ट छोड़े होंगे उन्होंने तो इसलिए वो सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करो, उनको भी अपने लूप में ले आओ कि अब वो भी नहीं छोटे आपके। तो आपने 10-20 नंबर तो बढ़ा दिए, जैसे उन सब्जेक्ट्स को कवर किया तो आपने वो अपनी गलती सुधार ली, 10-20 नंबर तो बढ़ जाएंगे। और अब ये मत सोचो कि आपको कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको सारे रिवाइज करने हैं। हो सकता है उस टाइम जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए हैं इस बार वो ज़्यादा आपके गलत भी करवा देगा। तो सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ लो, और रेट्रोस्पेक्टिव ज़्यादा पढ़ो, मोर नंबर ऑफ MCQs, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, इसको सुधारते रहो। जितनी गलती सुधार लोगे उतना अच्छा स्कोर कर लोगे। डेली एक गलती सुधारो, 1 नंबर एक्स्ट्रा है। आप आराम से डेली का एक गलती सुधारोगे तो 6 महीने में 180 नंबर तो वैसे ही आ रहे हैं, और कुछ तो आपके आते ही हैं तो आएंगे ही, तो आप पहुँच गए 200। तो गलती सुधारते रहो डेली एक। ओके, अब सर हमारे लिए आप क्या बोलोगे, मतलब जिन बच्चों का FMG क्लियर हो चुका है, सो अब व्हाट शुड बी देयर अप्रोच, कि कैसे वो नीट PG का प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करे, कब से करे, इंटर्नशिप के साथ देना चाहिए नीट PG या उसके अलावा, मतलब कैसे करना चाहिए? अगेन इसमें बड़ी मतलब डिफरेंट राय हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉलो करे या इसको जजमेंटल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में ना दोबारा इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता है, उस स्पेशलिटी में दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट बन जाओगे तो एक ही ब्रांच में PG करोगे, दूसरे डिपार्टमेंट में आपका काम ही खत्म हो जाएगा, कभी जाने को मौका ही नहीं मिलेगा। तो एज पर माई ओपिनियन इंटर्नशिप सीरियसली करनी चाहिए। जितना ज़्यादा पेशेंट देख सकते हो इंटर्नशिप में, जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो लेना चाहिए। आज के एग्जाम भी ये सिखाते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है क्लिनिकली तो आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, नीट PG में भी। नहीं कर पाए इसलिए बाहर गए थे तो मुश्किल हुआ ना, पेशेंट नहीं मिला, नहीं कर पाए, अब मौका मिल रहा है, क्यों छोड़ना है? वाई टू गो फॉर नॉन अटेंडिंग? अटेंड द क्लिनिकल पोस्टिंग्स। जितना पेशेंट एक्सपोजर, अपने प्रोफेसर्स, कलीग्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है ना कि लाइफ में आपको सिर्फ पढ़ाई चाहिए, आप बाकी चीज़ भी सीख रहे हैं ना, रिलेशनशिप बिल्डिंग सीख रहे हो, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप सीख रहे हो, आपको ये पता चल रहा है हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स अटेंडेंट्स, बहुत कुछ सिखाती है हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज आपको। तो वो लाइफ भी तो जियो, और साथ साथ आपको जितना तैयारी आप कर सकते हो डेफिनेटली आप करो। 1 साल अगर आप PG लेट भी करते हो तो आपकी लाइफ का मतलब ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि आप पीछे रह गए हो। बट इंटर्नशिप सीरियसली करो, और इंटर्नशिप सीरियसली करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि आप उस साल अच्छा रैंक लेके आओगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख रहे हो इंटर्नशिप के साथ साथ। और एग्ज़ाम के बाद 15-20 दिन, महीना रिलैक्स करो, रिजल्ट आया है सेलिब्रेट करो, लाइफ में जब भी मौका मिले सेलिब्रेट करो। आपको जो भी सोचा हुआ था और वो आपने पा लिया तो उसको सेलिब्रेट भी करना सीखो। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो सेलिब्रेट करना भी आना चाहिए। तो ये नहीं कि पहले दिन से ही स्ट्रेस लेके आगे कि अब क्या करें, नीट PG करें, सब निकल जाएगा। 50 साल बाद आपको ये 5 महीने 6 महीने याद भी नहीं आएंगे, आपको वो याद आएगा कि आपने अच्छा क्या किया था, आपने सेलिब्रेट क्या किया था, वो याद आएगा लाइफ में। तो थोड़े दिन एंजॉय करो, रिजल्ट आया है, फन करो, मस्ती करो। उसके बाद में आपको जो है सोचना है इंटर्नशिप सीरियसली करना मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद जिस भी ब्रांच में आप चाहते हो उस ब्रांच को सोच लो किस रैंक पे मिलती है, उसी रैंक के हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार कर लो कि भैया ये रैंक चाहिए तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दो, प्रोसेस है वो, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसकी तैयारी करते थे वो उसकी तैयारी है, डिफरेंट नहीं है, जो है तरीका सेम रहेगा आपका। लेकिन इंटर्नशिप एज पर माई ओपिनियन सिंसियरली करनी चाहिए। ओके, एंड सर दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आपने आज पूरा दिन क्लास लिया है, उसके बाद फिर अभी 9 बज रहा है रात का और आप ये हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। सो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस? वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट एक्चुअली टीचिंग मेरा पैशन है। मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैं टीचिंग में मुझे मज़ा आता है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं कॉलेज में भी बड़ा टॉकेटिव था, मैं लोगों के एक्सपीरियंस पूछता था, मिलता था, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। जितने फ्रेंड्स होते थे सबको टाइम देना मेरा हॉबी थी कि सबको टाइम देना है, कोई नाराज़ ना हो जाए। तो मुझे अच्छा लगता था सबके एक्सपीरियंस जानना, सबकी बातें सुनना। तो मुझे लगता है कि इस बहाने मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स को सुनने को मौका मिलता है और उनको सुनाने को मौका मिलता है। हम अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं, और ब्रेक में बाद में वो स्टूडेंट्स से हमें इंटरेक्ट करने को मौका मिलता है। तो एक तरह से मैं अपनी हॉबी पूरी कर रहा हूँ। तो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, प्रोफेशनली भी मैं सिक्योर हो रहा हूँ, और साथ में मेरा जो पैशन है वो भी पूरा हो रहा है। उसके अलावा फैमिली को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि इसका इंटरेस्ट है, तो वो आपको ना धीरे धीरे इंटरफेयर नहीं करते हैं। इनिशियली ऑब्वियसली फैमिली भी बोलती है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो वो करो, लेकिन धीरे धीरे उनको लगता है कि यार ये ज़्यादा खुश वहाँ रहता है, अच्छा कर रहा है,
तो वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं, और फैमिली सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लकीली मेरी को शायद ऊपर वाले ने जो है एक लक फैक्टर है कि ऊपर वाले ने सपोर्ट किया है, तो मुझे अच्छी फैमिली मिली। मुझे आज तक किसी ने इस चीज़ के लिए रोका नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है यार, तुम्हें मज़े आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो। तो ये अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है तो आप अपने करियर में बेस्ट कर सकते हो। बट जब फैमिली में ही हिंड्रेंस आएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, तो आप फिर लाइफ में उस लेवल पे नहीं जा सकते जो आपने सोचा हुआ है। तो अभी तो मुझे बहुत ऊपर उड़ना है। अभी तो ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रखा हूँ अचीव कर लिया, मुझे और भी करना है, लेकिन फैमिली सपोर्ट के साथ में। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली को टाइम दूँ। तो ये चीज़ आपकी फैमिली को पता चल जाती है कि ये कोशिश करता है, ये नहीं कि जानबूझ के नहीं मतलब टाइम दे पा रहा है। क्योंकि मैं जब भी मौका मिलता है मैं बच्चों को, वाइफ को आसपास, कभी फैमिली के पेरेंट्स के पास चला गया, तो हर मिनट हर घंटे मैं सोचता हूँ कि उनको भी टाइम दे दिया जाए और दोस्तों को भी टाइम दे दिया जाए, वर्क को भी टाइम दे दिया जाए। तो सारा प्रोफेशनली बैलेंस करना एक आर्ट है। जो ये आर्ट सीख गया वो खुश है, नहीं तो इंसान दुखी है। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप टेंशन में, जैसे आपने बताया, स्ट्रेस लेते रहो। फिर स्ट्रेस फ्री रहना है तो बैलेंस करो, फैमिली को भी खुश करो, वो भी ज़रूरी है। हर चीज़ को मैनेज करना आपको आना चाहिए। सीख जाता है इंसान, अगर सीखना चाहे तो इंसान सब कुछ सीख सकता है। और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल अडामेंट हैं कि नहीं करना, चेंज ही नहीं करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखो ना। मैं एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी हूँ, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। मैं बाहर भी जाता हूँ, आप लोगों के हॉस्टल में रुकता हूँ, बच्चों के रूम्स पे जाता हूँ, वहीं पे खाना खाता हूँ बैठ के, मुझे अच्छा लगता है। जैसे यहाँ बैठते हैं, सबके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये सब आपको अच्छा लगता है तो करो। अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच के आप आए हो कि ये मेरा प्रोफेशन है, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर तो किसी प्रोफेशन में मज़ा नहीं है। फिर आप जो भी बदलते रहोगे, ये नहीं करना यार, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़े से करो ना उस काम को। काम में मज़ा आने लग जाएगा तो फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, ऊपर वाले का सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। अप्रॉक्सीमेटली 9 बज चुके हैं अभी, एग्जैक्टली 9 बज चुके हैं अभी। एंड आप कहाँ रहते हैं सर? गुड़गांव। गुड़गांव में रहता हूँ। सो अब सर को गुड़गांव वापस जाना है। नहीं ठीक है, ये तो अच्छा टाइम है, 8 बजे ट्रैफिक जाम मिलता है। हाँ। तो मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ। जैसे कई बार लोग कहते हैं सर लेट हो जाओगे, मैंने कहा नहीं, लेट होना तो फायदा है। मैं 8 बजे निकलूंगा तो भी 10 बजे पहुंचूंगा, ट्रैफिक दिखेगा। मैं 9 बजे चलूंगा तो भी 10 बजे पहुंच जाऊंगा। हाँ। तो इसलिए वो तो मुझे लगता है कि मैंने बताया ना, पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी है, और अगर नेगेटिव ही सोचना है तो फिर हर चीज़ ही नेगेटिव है। तो इसलिए वो दैट डिसाइड योर थॉट प्रोसेस। तो थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में तालमेल बिठा के अच्छे से पॉजिटिव सोच के बढ़िया से लगे रहो। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। So thank you for your time, sir, and we hope you enjoyed the video, and we'll see sir hopefully soon, very soon, and maybe in my preparation as well. नीट पीजी के लिए सर से गाइडेंस ज़रूर लूँगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो जो है और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहे, उनको भी गाइडेंस मिले। तो पर्पज़ यही है कि गाइडेंस मिले, और कोई भी हेल्प किसी भी टाइप की चाहिए हो तो मैं सबको बोलता हूँ कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, आई ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। आप मुझे एक मैसेज करो, एक कॉल करो। मैसेज में हो सकता है लेट रिप्लाई हो जाए, कॉल कर दो, आज नहीं कल मैं ज़रूर आपको अप्रोच करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपके कुछ काम आ सकूँ। देखो 100% तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही कुछ कर सकता हूँ, बट जितना मेरे से बन सकता है मैं कोशिश करता हूँ। जो भी मेडिकल स्टूडेंट मेरे से हेल्प चाहिए होती है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा। सो शायद उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ, बढ़िया था सर, कोई दिक्कत नहीं। I hope you enjoyed the video and found it useful. Stay tuned for the next set of questions in the next videos. And अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेरीज है FMG रिलेटेड या नीट PG रिलेटेड, just comment down your set of questions, which I'll be asking in the next set of videos to the upcoming teachers. So, see you in the next one.